मंच पर उपस्थित अपने पार्टी के नवनिर्वाचित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजामणि सुब्बैया राव जी, जो मूलतः तमिलनाडु के हैं और नागपुर में इस समय सेटल्ड हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी, मैत्रेय शाक्य जी, यहाँ उपस्थित मंडल अध्यक्ष भानु प्रताप डॉक्टर साहब और डॉक्टर एस.पी. शाक्य जी, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित भाइयों बहनों, आज हम लोग अशोक जयंती यहाँ मनाने आए हैं और निश्चित रूप से ये सम्यक पार्टी के बैनर के तले मनाने का निर्णय लिया गया था। पूरे देश में सब लोग मना रहे हैं, हर पार्टी के लोग मना रहे हैं, सपा और जिनको अशोक से मोहब्बत है, प्यार है, सभी लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। तमाम संगठन मना रहे हैं, तमाम जातीय सभाएं मना रही हैं, सभी लोग मना रहे हैं। तो उस श्रृंखला में सम्यक पार्टी की ओर से ये आयोजन यहाँ की स्थानीय इकाई ने किया और मैं स्थानीय इकाई का बहुत आभारी हूँ कि उनके बुलावे पर हमारे पार्टी के पदाधिकारी और तमाम लोग आज आए, बड़ा अच्छा लगा। देखिए, बातें तो कहने को बहुत है। सम्राट अशोक का इतिहास ही इतना बड़ा है कि अगर कह दिया जाए तो उस पर कम से कम 250, 300, 500 पेज की किताबें लिखी गई हैं। और आज का सामाजिक हमारी स्थिति कैसी है, वंचित समाज की, हम सब वंचित समाज से ही आते हैं, उस पर भी मेरे ख्याल से अगर भारत और पूरे विश्व के लेखकों की किताबें, शोध पत्र इकट्ठे किए जाएं तो कम से कम पूरी एक लाइब्रेरी अलग से बन जाएगी। बातें बहुत लिखी गई है, बातें बहुत है, लेकिन सारी चीज़ें न कही जा सकती हैं और न उनके लिए लोगों को समय है, उसके लिए लंबा डिस्कशन और बात चलनी चाहिए। यहाँ हम लोग इसलिए आज उपस्थित हुए हैं कि सम्राट अशोक की जयंती मनाएं। अब सम्राट अशोक की जयंती हम क्यों मना रहे हैं? सम्राट अशोक की जयंती तमाम राजे महाराजे हुए इस देश में, तो ऐसा कौन सी खूबी थी कि हम उन्हीं की जयंती मना रहे हैं भाई? तो आज इस पर जब हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि उस समय, ऐसे समय में जबकि देश में राजतंत्र था, राजतंत्र में हम देखते हैं कि सारे राजा महाराजे अपने राज का प्रयोग बहुत बड़ा राजमहल बनाने में, अपने सुख सुविधा, वैभव और निजी भोग विलास में, निजी सुविधाओं में उन्होंने खर्च किया। और कदाचित राज्य में अपने वो शांति तो स्थापित करते थे, लेकिन शांति स्थापित करने का उनका जो मानदंड था वो कानून व्यवस्था थी, वो भय था, वो दंड था। दंड के माध्यम से, भय के माध्यम से कानून व्यवस्था, समाज व्यवस्था स्थापित करते थे। लेकिन उस समय सम्राट अशोक के रूप में हम लोगों को एक ऐसा शासक मिला जिसने इस समाज में एक नैतिक व्यवस्था स्थापित करके एक बेहतर समाज, एक बेहतर मानव, एक बेहतर राज व्यवस्था करने का प्रयास किया। ये पहली बार एक बड़ी शुरुआत थी भारत में। अगर देखा जाए तो कल्याणकारी राज्य की शुरुआत, जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है, वो सम्राट अशोक के कार्यकाल में शुरू होती है। और सम्राट अशोक उस समय तो राजतंत्र था, जैसे मैंने कहा, वो उनका चुनाव जनता तो करती नहीं थी, न जनता के प्रति जिम्मेदार थे, लेकिन जनहित का उन्होंने जितना काम कर सकते थे उन्होंने किया। एक भौगोलिक सीमा बहुत बड़ी उनके राजनीतिक प्रभुत्व में आ गई थी। चंद्रगुप्त ने इतना बड़ा अखंड भारत की स्थापना की, मेरे ख्याल से
पहली बार भारत का इतना बड़ा राजनीतिक भौगोलिक स्वरूप हमको देखने को मिलता है। और अशोक के समय जितना बड़ा भारत का भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्रफल था, आज तक वह क्षेत्रफल न मुगल प्राप्त कर पाए, न अंग्रेज कर पाए, न स्वतंत्र भारत में भी उतना क्षेत्रफल हम लोगों के पास है। वो भारत फट करके 3 भागों में हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हमारा भारत देश, और अफगानिस्तान भी आधा उसमें था, इतना बड़ा देश था। तो इतने बड़े राजनीतिक जहाँ की उनका प्रभुत्व है, इतने बड़े देश में राजनीतिक एकता तो प्राप्त हो गई, लेकिन इस देश को सामाजिक एकता कैसे मिले? किसी देश का निर्माण सिर्फ नदियों से, पहाड़ों से, गंगा से, हिमालय से, इनसे नहीं होता। किसी देश का निर्माण वहाँ देश में रहने वाले मानव समूह से होता है। आप ऐसे देश की कल्पना करिए कि जिसमें नदी हो, पहाड़ हो, बर्फ हो, गाय हो, हिरन हो, हाथी हो, घोड़े हो, आम हो, अमरूद हो, सब कुछ हो, लेकिन हम ही न हो, हम ही माने इंसान ही न हो, तो वो कभी भी देश या राष्ट्र नहीं बनता है। लेकिन कोई न हो, रेगिस्तान हो, लेकिन अगर इंसान हो तो इंसान ही मिलकर के राष्ट्र बनाता है। तो अगर एक मजबूत राष्ट्र बनाना था तो उस मजबूत राष्ट्र के लिए जरूरी था कि उस राजनीतिक एकता को सामाजिक एकता, एक सांस्कृतिक एकता में बदली जाए। तो सम्राट अशोक एक ऐसा राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें सब मिलजुल करके रहें, और मिलजुल करके रहेंगे तो पहले तो व्यक्ति ही एक इकाई है ना। व्यक्ति के नैतिक उत्थान कैसे हो, वो समाज में कैसे व्यवहार करे, मित्रों के साथ व्यवहार कैसे करे, अपने माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करे। तो ये एक नैतिक व्यवस्था सम्राट अशोक ने खुद अपने ऊपर लागू किया। तमाम हमारे राजा महाराजा ऐसे हैं कि अपने ऊपर व्यवस्था नहीं लागू करेंगे, दुनिया के ऊपर वो व्यवस्था लागू कर देंगे। लेकिन सम्राट अशोक एक ऐसे थे, पहले अपने वो ऊपर ही वह नैतिक व्यवस्था लागू किए, फिर उपदेश दिए और व्यक्ति को एक बेहतर बनाने का, एक नैतिक इंसान बनाने का उन्होंने शुरुआत की। और ये देश विविधता का देश रहा है शुरुआत से ही। एक मत का देश नहीं रहा है। ये देश न गीता का देश है, न राम का देश है, न कृष्ण का देश है, न बुद्ध का देश है। ये देश सबका है। और अशोक के समय भी तमाम मतांतर थे, और उन्होंने देखा कि इस मतांतर के बीच हमारा समाज मजबूत तभी होगा जब सब मिलजुल करके रहने का शऊर सीखे। तो सबको मिलजुल करके रहने के शऊर सिखाने का उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया। इसीलिए उनके शिलालेख पढ़िए तो आप देखिए, उन्होंने सभी संप्रदाय के लोगों की इज्जत की, सभी लोगों को दान दिया। उनके जो वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त हुए थे धर्म के देखभाल के लिए, उनको निर्देश था कि वो ब्राह्मण भी, श्रमण भी, आजीवक भी और जितने संप्रदाय के लोग हैं सबका देखभाल करें, सबको दान दे दें। आज हमारे देश में हम बहुत पढ़े लिख गए हैं, वहाँ उस समय से तो हमारी एजुकेशन कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज में होगी। अशोक के समय से हम पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन आज आप देखिए कि हमारा देश किस प्रकार पर पहुंच गया है कि कहीं बसे हैं एक जात के लोग, कहीं एक जात के लोग, कहीं एक जात के लोग, कहीं एक धर्म के लोग, कहीं दूसरे धर्म के लोग, कहीं दूसरे धर्म के लोग। आज हमारा समाज का बसावट यानी रहने की जो बस्तियां भी हैं वो हिंदू, मुस्लिम या इस तरह से तमाम जातियों में बटी हुई है। उस समय अशोक ने ये नीति बनाई, उसको शिलालेख में लिखवाया कि हर धर्म के लोग हर जगह रहें, यानी जब विविधता होगी तभी अच्छा होगा। लेकिन अशोक को ये भी चिंता होगी कि इस विविधता में ऐसे कुछ
चीजें ढूंढी जानी चाहिए जो सामान्य नियम है, जिससे जिन सामान्य नियमों से इस देश को चलाना है, जो सामान्य नैतिकता है, जैसे करुणा है, मैत्री है, समता है, मिलजुल करके रहने की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है। आप जानते हो कि इस देश में एक व्यवस्था है जो इंसान को 4 भागों में बांटती है। एक को ब्राह्मण बना दिया, एक को क्षत्रिय बना दिया, एक को वैश्य बना दिया, एक को शूद्र बना दिया, और ये भी नहीं किया कि चलो भाई वो जमीन पर एक है। उन्होंने उसको वर्टिकल खड़ा कर दिया, एक को 200 मीटर ऊपर, एक को फिर 100 मीटर पर, और एक को धरती पर, और एक को धरती के भी नीचे जगह दे दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि समाज का विभाजन हुआ, और जो व्यवस्था वर्णों में समाज को बांटेगी, ऊपर नीचे स्थित में समाज को बांटेगी, वह व्यवस्था कभी भी न मजबूत समाज बना सकती है, न मजबूत राष्ट्र और देश बना सकती है। क्योंकि अगर समाज ही खंडित रहेगा तो खंडित समाज से आप अखंड राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम अखंड भारत बनाएंगे। क्या अखंड भारत बनाओगे? तुम अखंड समाज तो बना नहीं पाए, तो अखंड राजनीति कैसे खड़ी कर दोगे? तो सम्राट अशोक चाहते थे कि हमारा यह समाज अखंड हो, जैसे हमारी राजनीतिक एकता अखंड हो, ऐसे समाज अखंड हो। और समाज अखंड तभी होगा जब सभी की इज्जत होगी और उसमें उन मूल्यों को आगे बढ़ाया जाएगा जो समता के मूल्य हैं, जो बराबरी के मूल्य हैं, जो करुणा के मूल्य हैं, जो मानवता के मूल्य हैं, जो मैत्री के, बंधुत्व के मूल्य हैं, उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से अपने समय से बड़ा आगे का उनका चिंतन था। हम लोग इसीलिए आज जगह जगह बात होती है कि भाई अशोक जयंती हम लोग मना रहे हैं। जब अशोक जयंती मनाते हैं तो उनके कार्यों को, उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को हम लोग याद करते हैं, और याद करके ये देखते हैं कि कौन कौन से वो मूल्य थे जिनको आज के लोकतांत्रिक युग में भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हमारा देश स्वतंत्रता के बाद से पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश है। अब यहाँ कोई राजा नहीं है, कोई महाराजा नहीं है। तो राजा महाराजा नहीं है तो हम सम्राट अशोक की नीतियों को लोकतांत्रिक ढंग से ही इस देश में लागू कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं, जैसा कि सम्राट अशोक कई सम्राट थे उस समय, उनको बौद्ध धर्म का आगे बढ़ाना था। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने सभी धर्मों का आदर करते हुए उन मूल्यों को विशेष प्राथमिकता दी जिसकी की समाज में ज्यादा आवश्यकता थी। और आज लोकतांत्रिक देश में उन्हीं मूल्यों की जरूरत है, करुणा की, मैत्री की, बंधुत्व की, समता की। तो उन्हीं मूल्यों को उस समय उन्होंने बढ़ाया। इसलिए उन्होंने उन मूल्यों का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करने वाले बौद्ध धर्म को उन्होंने प्रमोट किया। भगवान बुद्ध के विचारों को, उनके दर्शन को प्रमोट किया। इसलिए प्रमोट किया कि भगवान बुद्ध के विचारों के माध्यम से एक स्वस्थ, एक समतावादी, एक करुणामय और एक जोड़ने वाला समाज और विविधता में रह करके सबके साथ समन्वय, सद्भाव के साथ रहने के, जीने का जो शऊर सिखाने वाला धर्म है। इसलिए अशोक इस बुद्ध की शरण में गए और बिना अन्य धर्मों का आलोचना, टीका टिप्पणी और उनको नुकसान पहुंचाते हुए, बल्कि सभी धर्मों के सम्मान की बात करते हुए बौद्ध धर्म के उन मूल्यों को बढ़ाया जो आम जनता को और एक के कल्याण के लिए, उनके सुख के लिए, उनके समृद्धि के लिए बेहतर हो, जो एक अच्छा इंसान बनाए, जो एक अच्छा समाज बनाए, जो एक अच्छा राष्ट्र बनाए। इसलिए हम सम्राट अशोक को याद करते हैं। और आज देश में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने
ये देखा कि अगर इस देश के आम जनता के और इस देश के समाज को मजबूत करना है और इस समाज को बेहतर बनाना है तो हमको बुद्ध के मार्ग में जाना पड़ेगा। इसलिए वो बुद्ध के मार्ग में गए और लाखों लोगों के साथ, करीब 5 लोगों से अधिक लोगों की उपस्थिति थी नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 के दिन उन्होंने दीक्षा दी और बौद्ध धर्म की शरण में गए, बुद्ध की शरण में गए। दुर्भाग्य रहा कि बाबा साहब बहुत थोड़े समय उसके बाद उन्होंने तो प्रतिज्ञा की थी कि हम 56 के बाद 10 साल में भारत को बुद्ध में बना देंगे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 14 अक्टूबर 56 को उन्होंने विशाल भीड़ में एक दीक्षा कार्यक्रम संपन्न कराया जिसमें लाखों लोग भगवान बुद्ध की शरण में गए और 6 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई, उनको परिनिर्मित हो गई। तो ये बड़ा कम समय मिला और बाकी वो ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनको समाज की भी व्यवस्था देखनी थी, भविष्य के राजनीति की भी चिंता थी। उन्होंने बड़ा अध्ययन करके भारत के इतिहास और तमाम विषयों पर कितना विशाल उनका एक सीरीज है, हर विषय पर उन्होंने लिखा, तो समय नहीं मिला। इसके बाद तमाम संगठन लगे हुए, तमाम लोग काम करे हैं, जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई हो रही है, जैसे जैसे हम लोग औपचारिक शिक्षा तो नहीं लेकिन अनौपचारिक शिक्षा से, आज तो सिलेबस में कहीं इतना पढ़ाया भी नहीं जाता, तो हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से आज ऐसे महापुरुषों की विचारधारा को समाज में ले जा रहे हैं जो समता, करुणा, मैत्री और समाज को जोड़ने की बात कहे, बुद्धि विवेक की बात करे। और आज चूंकि अशोक की जयंती है इसलिए हम लोग अशोक का ही चित्र रख के, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस देश में सैकड़ों महापुरुष हैं और अगर किसी महापुरुष की जयंती पर हर जात बिरादरी के लोग ये कहने लगे हमारे महापुरुष की यहाँ मूर्ति नहीं है, तब तो फिर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारी पार्टी बाबा साहब की भी जयंती मनाती है, उस दिन सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति रखी जाती है, उस दिन अशोक की नहीं रखी जाती, उस दिन जितवा फूले की नहीं रखी जाती, उस दिन चंद्रगुप्त की नहीं रखी जाती। तो जिस महापुरुष की जयंती मनाई जाएगी हम उसी महापुरुष को मुख्य रूप से, उसी महापुरुष के कृतित्व, व्यक्तित्व, उसके विचारों के इर्द गिर्द हम लोग अपने विचार को रखते हैं, उसका एक स्पेशल डे होता है। अब जैसे जिस बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो सोहर उसी बच्चे का गाना जाना चाहिए ना। अब सबका सोहर सुनाने लगेंगे तब तो फिर वो जन्मदिन बेकार ही हो जाएगा। दूसरे, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाता हूँ। इस देश में जातियाँ समाप्त नहीं की जा सकती जब तक कि आप केंद्र सरकार की सत्ता में नहीं आएंगे, और जातियाँ समाप्त करने के लिए आप प्रधानमंत्री बन जाइए, आपके पास पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत हो, जैसे मोदी जी हलाला का नियम समाप्त कर दिए, अभी वक्त पारित कर दिए, 370 समाप्त कर दिए। आप भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठिए और एक अधिनियम पारित कर दीजिए कि फला तारीख को या अगले महीने के पहली तारीख को इस देश में कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे जाति सूचक कोई भी टाइटल न लगाएगा, न कोई पूछेगा और न बताएगा, और बताएगा, पूछेगा, दिखेगा तो इस देश में दंडनीय अपराध होगा। एक प्रकार की शिक्षा हो जाए पूरे देश में, एक प्रकार की, एक क्वालिटी की शिक्षा हो जाए, लेकिन वही है कि हो तो जाए, सैकड़ों चाहिए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। हमारे कॉलेजियम में हम कहीं नहीं है, हम हाई कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हम यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं है, हमारे लोग धर्मान बनते जा रहे हैं। क्या क्या दुनिया भर का हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दशा बिगड़ती जा रही है। हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, पब्लिक सेक्टर सब समाप्त कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार निजीकरण कर रही है, सब जगह आउटसोर्सिंग, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट, सब जगह प्राइवेटाइजेशन ला रही है, तो नौकरियां ध्वस्त हो रही। सब सही बात है, लेकिन इस सही बात का समाधान क्या आपके पास कोई है?
और ये समाधान सिर्फ राजनीतिक है, ये समाधान सामाजिक नहीं है। ये कुशवाहा महासभा और कुर्मी महासभा और यादव महासभा और कश्यप महासभा से आप इसका समाधान नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सिर्फ आप शोर मचा कर सकते हैं। अभी हम कहना चाहेंगे, अभी एक स्नेहा कुशवाहा के साथ या तभी तमाम दलित बच्चियों के साथ, पिछड़े जाति के बच्चियों के साथ तमाम तरह के घिनौने कृत्य हुए, कितना इन सामाजिक संगठनों ने कर दिया। तो जब आपके पास ताकत होगी, आज नहीं होगी, आप तैयारी करिए 10 साल बाद होगी, लेकिन हम तैयारी भी तो नहीं कर रहे हैं। अभी प्रोफेसर साहब कर रहे हैं कि पार्टियां बनाने से कुछ नहीं होता। मैं पूर्ण सम्मान के साथ कहता हूं कि पार्टियां बनाने से ही सब कुछ होता है। अगर कुछ नहीं होता तो माननीय काशीराम ने पार्टी क्यों बनाई? कोई प्रश्न का हमें जवाब दे। मुलायम सिंह ने क्यों पार्टी बनाई? लालू यादव ने क्यों पार्टी बनाई? डीएमके क्यों बनी? ये डीएमके बनी क्यों बनी? एनसीपी क्यों बनी? बीजेपी क्यों बनी? और कांग्रेस क्यों बनी? पार्टी बनने से ही बनी। प्रश्न यह है कि आपकी पार्टी कौन सी राजनीति खड़ी कर रही है, सबसे मूल प्रश्न है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपकी पार्टी, आप कौन सी राजनीति खड़ा कर रहे हैं। दलित पिछड़ों में आज पूरे देश में एक प्रश्न मैं बुद्धिजीवियों से करना चाहता हूँ, हालांकि ये समय नहीं था, लेकिन चूंकि प्रश्न उठाए गए हैं तो जवाब देना मंच से जरूरी है। आज मैं सभी बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूँ, पूरे देश में एक भी पिछड़े दलित समाज की पार्टी बता दीजिए जिसके नेता को पिछड़े और दलित समाज की दो जातियां मोहब्बत करती हो। कोई नेता का नाम हो तो इस देश में बता दें, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख करके। और एक भी ऐसी किसी पार्टी का नाम बता दीजिए जिसमें आज एक भी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। भूतपूर्व कोई ऐसी पार्टी है? अगर आप लोकतंत्र में जी रहे हो, ये राजतंत्र नहीं है। बाबा साहब ने संविधान में लोकतंत्र दिया और आप ही लोकतांत्रिक नीति और नैतिकता में यकीन नहीं रखते हो, आस्था नहीं रखते हो, विश्वास नहीं रखते हो। हम रात दिन कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है। ये बताइए संविधान में लिखा क्या है? संविधान में अगर 2 चैप्टर छोड़ दिया जाए, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, 2 चैप्टर छोड़ दीजिए तो पूरे संविधान में ये लिखा है कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, गवर्नर कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, विधानसभा कैसे बनेगी, लोकसभा कैसे बनेगी, सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगा, कैसे नियुक्ति होगी, सब होगी। अरे भाई, संविधान तभी बचाओगे ना जब संविधान चलाने की जगह बैठो। संविधान पर तो उन्हीं का कब्जा होगा ना। ये तो एक अस्त्र शस्त्र है, एक टूल है। सिर्फ संविधान कोई ऐसा वस्तु है नहीं कि ऑटो कोई संचालित हो, संविधान है और आपको सब कुछ मिल जाएगा। संविधान तो संविधान माने राज व्यवस्था। हमारी देश की राज व्यवस्था कैसे चलेगी, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, तो हमारी राज व्यवस्था कैसे चलेगी, इसकी व्यवस्था है संविधान में। तो जब हम राज व्यवस्था चलाने ही नहीं जा रहे हैं तो कितना बढ़िया भी संविधान बना दिया जाए तो उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो आप राज व्यवस्था चलाने की जगह तो बैठिए और राज व्यवस्था चलाने की जगह बैठ करके पूरा नियम पारित कर लीजिए। जैसे मैंने कहा, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाइए और हमारे तमाम पूरे देश के लिए लागू कर दीजिए कि आज से जाति सूचक कोई नाम नहीं लगाएगा। अपने नाक के आगे पिता का लगा ले, माता का लगा ले, कुछ भी लगा ले, लेकिन वो जाति सूचक नाम नहीं लगाएगा। 50-100 साल में देश से जातियों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन ये करोगे तभी तो जब आप सत्ता में होगे। और जैसा मैंने कहा कि इस देश में बाकी अगर जब तक इस ढंग से आप नियम नहीं बनाएंगे, आप जाति समाप्त नहीं कर सकते। हमारे तमाम लोग आंदोलन चला रहे हैं, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। ये कभी नहीं तोड़ सकते ना समाज जोड़ सकते हैं। समाज को जोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ अब राजनीति से किया जा सकता है। पूछिए क्यों, मैं आपको जवाब देता हूँ। इसलिए किया जा सकता है कि अगर आप हर जाति की पार्टी बनाओगे तो क्या होगा, जातियां तो अलग अलग होंगी। आप किसी गांव में चले जाओ,
दलित पिछड़े समाज की जितने जातियां हैं, क्या उनमें कोई संघर्ष हो रहा है? क्या क्या आज लोधी और यादव में संघर्ष हो रहा है? क्या आज जाटव और मौर्य में कोई संघर्ष हो रहा है? क्या कोई कश्यप और मौर्य में कोई संघर्ष? कहीं लड़ाई झगड़ा बता दो पूरे प्रदेश में। छिटपुट तो हो सकते हैं, वो भाई भाई में भी लड़ाई हो जाती है, भाई भाई का भी कत्ल कर देता है, माताजा का भी कत्ल कर, बाप का भी कत्ल कर, वो तो एक अलग मुद्दा है, वो अपवाद है। लेकिन सामान्य तौर पर आप बताइए कि गांव में कोई सामाजिक कटुता है? सामाजिक कटुता नहीं है। लेकिन यादव समाजवादी को डाल रहा है, जाटव बसपा को डाल रहा है, मौर्य फ्री है, अपना जहाँ मन हो रहा है वहाँ डाल रहा है, और बाकी जातियाँ भाजपा में डाल। जातियाँ समाप्त तो अभी नहीं कर सकते, जातियाँ समाप्त होनी चाहिए, और अच्छा टाइट जा रहे। आप जातियों के संबंधों का लोकतांत्रिकरण कीजिए। आखिर ये बताइए, मैं एक बहुत सीधा सा प्रश्न करता हूँ, अगर इस देश में एक कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी हो जाए, जैसा मैंने कहा ना कि भाई यादव सपा को दे रहा है, लोधी भाजपा को दे रहा है, मौर्य कोई बाबू सिंह को दे रहा है, कोई सपा में जो जिसका नेता जिधर, कोई भाजपा में, बाकी जातियां भी भाजपा सपा बसपा सब जगह विभाजित है, तो हम राजनीतिक तौर पर विभाजित हैं। बात तो बहुजन की हुई, बात पिछड़ों की हुई, बात शोषितों की हुई, बात वंचितों की हुई, लेकिन पूरे देश में क्या हम एक शोषित और वंचित की कोई लोकतांत्रिक पार्टी बना पाए? आप कल्पना करिए, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ये पार्टियां जो बनी बहुजन के नाम पर, समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर, क्या बीजेपी के पास, हमारे शत्रु मान लीजिए उसको, बीजेपी जैसी पार्टी नहीं होनी चाहिए इस देश में। सबसे उनका वंचित समाज के लिए सबसे उनका खराब एजेंडा है, वो उनके पतन के लिए, उनके विनाश के लिए काम कर रही है, सारी चीज मान लीजिए। लेकिन बीजेपी के पास 1952 से जब जनसंघ बना था, तो उनके यहाँ नियम बना था कि मेरे यहाँ 3 साल से ज्यादा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेगा। आज भी बीजेपी में भले सवर्ण जातियों की पार्टी है, वो है सवर्ण जातियों की, लेकिन सवर्ण जातियों की पार्टी में कभी बनिया, कभी ठाकुर, कभी ब्राह्मण उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बदलाव हो रहा है, 15% सवर्णों में ही बदलाव हो रहा है। अगर हमारा डकैतों का ही गैंग है, अगर डकैतों के गैंग में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र तो है भाई ना। गैंग का लीडर कभी लोधी हो जाए, कभी यादव हो जाए, कभी जाटव हो जाए, कश्यप, अरे भाई गैंग तो लोकतांत्रिक है ना, इतना तो मानिए। उनका उद्देश्य भले लूटना है, आप उद्देश्य भी अच्छा कर लीजिए, आप उद्देश्य भी पवित्र कर दीजिए। वो लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, आप लोकतंत्र का खुशबू फैलाइए, लोकतंत्र का की बगिया सजाइए। वो संविधान का गला घोट रहे हैं, आप संविधान के सारे प्राविधान लागू कर दीजिए। लेकिन लागू तब करेंगे ना जब संविधान लागू करने की जगह बैठेंगे, वो जगह हमें राजनीति से मिलेगी, वो राजनीतिक दल से बनेगा। इसलिए राजनीतिक दल हम लोगों ने बनाया है। और हम बता दें, हम लोगों का ये भी नहीं है कि सम्यक पार्टी कोई हमारा ये है कि कोई जिद है कि हम ही चले। हमारे इस देश के तमाम पढ़े लिखे हैं, DU में, JNU में तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। किसी के मुंह से आज निकला 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी, क्यों? काशीराम 84 से 2002 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फिर मायावती, फिर उनके भाई भतीजे होंगे। तो अगर एक परिवार, एक जात का कहीं वर्चस्व होगा तो दूसरी जातियां विद्रोह करेंगी और पार्टियां बनाती चली जाएंगी। इस पर चिंतन करना पड़ेगा। आप हमें गाली दे सकते हैं, आप हमें विश्वासघाती कर सकते हैं। आज लोग यही कह रहे हैं, अरे देखिए भाई, बसपा ने तो फलाने को मंत्री बनाया, ढकाने को मंत्री बनाया, ये पद दिया, वो पद दिया। अरे आप दे दिए, सरकार बनी थी, पार्टी बनी थी, तब दे दिया ना। उसमें सभी जातियों का शेयर लगा था, तब आपकी पार्टी बनी थी। सभी जातियों ने शेयर निकाल दिया, पार्टी जो है धड़ाम हो गई और अब कभी पनपने वाली नहीं है। और जो पार्टियां एक व्यक्ति से, एक परिवार से, एक जाति से चलेगी, उनका लोकतांत्रिक देश में कोई भी भविष्य नहीं है। कुछ समय तक एक कहावत है ना राजनीति का कि आप एक आदमी को हमेशा के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारे लोगों को सारे समय के लिए बेवकूफ नहीं। बहुत बड़ा देश है, इस समय लगभग 145 करोड़ का देश है।
इसमें ऐसी कोई जाति है ही नहीं इस देश में जिसकी आबादी 8% से ज्यादा हो। कोई जाति नहीं पूरे देश में। पूरे देश में ऐसी कोई जाति नहीं जिसकी आबादी 8% से ज्यादा हो। ये भी मैं अधिकतम बता दिया। तो जब आपकी आबादी 8% है और आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहोगे, आप ही सब लड्डू खाओगे, आप ही नेता बनोगे, तो भाई बाकी जातियां तो विद्रोह करेंगी। इसलिए जरूरी है, बाबा साहब ने लोकतंत्र की बात कही थी। बाबा साहब ने कहा था कि हमें हीरो वर्शिप को राजनीति में छोड़ना पड़ेगा। अगर हीरो वर्शिप आप राजनीति में लाएंगे तो निश्चित रूप से आप तानाशाह पैदा कर रहे हैं और आपका पतन होगा। इसीलिए दलित पिछड़ों में जितने नेता हैं सब तानाशाह हैं, सब अहंकारी हैं, सब जातिवादी हैं, सब भ्रष्ट हैं। और भ्रष्टाचार इसीलिए होता है कि किसी दल में अगर एक व्यक्ति सुप्रीमो है, हाई कमान है। आज समाजवादी पार्टी में किसी की औकात है अखिलेश को कोई विरोध कर सके? सत्ता में आएंगे, भ्रष्टाचार करेगा वो और उनका परिवार, उनकी पूरी जात मिलकर, किसी की औकात है रोकने की? या कोई दल हो जो एक व्यक्ति चला रहा है, वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को टिकट देता है कि किसी की औकात नहीं रहती कि उस पार्टी के मुखिया को रोक सके। इसलिए जब वो भ्रष्टाचार कर लेता है तो फिर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स आती है। फिर कहते हैं भाई देखो रामलाल पाड़े 1000 करोड़ कमाए, उनको नहीं पकड़ रही सीबीआई, हम 100 करोड़ कमाए, हमको क्यों पकड़ रही? अरे भाई जिसको पकड़ना वो तय करेगा ना कि किसको पकड़ना है। जब आपकी शासन सत्ता थी तो आपने चोरी की, आपकी शासन सत्ता नहीं है, अब दरोगा जी वो है तो पकड़ेंगे वो। आपने क्यों चोरी की भाई? न चोरी करते। लोग कहते हैं पार्टी चलाने के लिए चोरी करते। आज तक किसी पार्टी ने, मतलब वो चूंकि व्यक्तिगत पार्टी अपनी जागीर है, अपना राजवंश है, लोकतंत्र में ये राजवंश स्थापित कर रहे हैं। सबसे बड़े तो गैर लोकतांत्रिक हम ही लोग हैं। तो पार्टी अब आपको ऐसी कोई बनानी पड़ेगी। हमारे जितने बुद्धिजीवी हैं इस पर चिंतन करें, बिना किसी मतलब नकारात्मक प्रतिक्रिया के, बिना किसी नकारात्मक थिंकिंग के आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा सबके प्रति। और हम इसीलिए नहीं पॉजिटिव है कि भाई यादव ने पार्टी बनाई है, अरे भाई कोई भी लोग क्यों नहीं वोट दे रहे हैं, भाई क्यों दे दें आपको वोट? आप आएंगे 27 में तो क्या करेंगे? इसके पहले 4 बार आए तो आप क्या करें? आपने सिर्फ अपने परिवार और अपने जात के लिए लूट मचाया। और कोई तीसरा एजेंडा हो तो इनका बता दीजिए। आज पीडीए की बात कर रहे हैं, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए मंच से। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वास्तव में इस देश में अशोक राज लाना है, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है, वो भी चाहते थे बुद्धमय भारत हो, तो वही अशोक भी चाहते थे। तो शासन सत्ता जब आपके पास नहीं होगी, आप बुद्धमय भारत नहीं बना पाएंगे। आप अशोक और बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर अशोक सम्राट न होते तो अपनी राजधानियों से भगवान बुद्ध की विचारधारा को इतना फैला पाते? क्या 84,000 स्तूप बना पाते? आज बान मायावती जी थोड़े समय के लिए आई, एक बार उन्होंने बढ़िया स्मारक बना दिया। आप आइए केंद्र की सत्ता में, आप कॉलेजियम बदल दीजिए। आप ईमानदारी से पूरे देश में साक्षात्कार खत्म कर दीजिए, सिर्फ इंटरव्यू से सिलेक्शन करवाइए। आप जितने प्राइवेट टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के हैं, वहाँ भी आप जूरी सिस्टम से लिखित परीक्षा कर दीजिए कि भाई सिर्फ परीक्षा लेंगे आप, या आपको इंटरव्यू से लेना है तो उसमें एक बैकवर्ड भी रहेगा, एक दलित भी रहेगा, एक आदिवासी भी रहेगा, एक टाटा जी का भी आदमी रहेगा, ले लीजिए बिना ये देखे कि कौन किस जात का है, जो योग्य है उसको ले लीजिए। तो आपको अगर व्यवस्था करनी है इस देश में, सिर्फ लोकतांत्रिक पार्टी से ही अशोक का राज या बाबा साहब के सपनों का भारत बन पाएगा। और ये अगर किसी को मुगालता हो कि हम सामाजिक क्रांति करके, कुछ लोग हमारे ये भी है, अरे साहब समाज का निर्माण ही नहीं हुआ और लोग पार्टी बना लेते हैं। तो हम फिर वही प्रश्न करते हैं, तो फिर मानवर काशीराम ने क्यों पार्टी बना दी गई? यानी इसका अर्थ हुआ सामाजिक क्रांति नहीं हुआ था, सामाजिक जागरूकता नहीं फैली थी, उन्होंने पार्टी बना दी। मुलायम सिंह ने गलत पार्टी बना दी, जब समाज जागरूक ही नहीं था तो पार्टी क्यों बना दी? लालू ने गलत पार्टी बना दी, या पीएमके, एडीएमके, जितनी भी देश में पार्टियां सब गलत बन गई।
तो जिनको राजनीति नहीं करनी है या राजनीति में बाधा उत्पन्न करनी है या जिनके जात की मजबूत पार्टी बन गई है, वो सामाजिक चेतना पैदा करने, जातिवाद खत्म करने, भाई जातिवाद कैसे खत्म करोगे? कोई एजेंडा बता देना हमें। भाई आपके हाथ में जो है, आपके हाथ में जो है, आपके हाथ में है ना कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दीजिए। आज बहन जी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दें और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कह दें कि कोई कश्यप होगा ना ही बढ़े लोहार। हमारे विश्वकर्मा जी बहुत प्रतिभाशाली आदमी हैं, अपना दल में राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, बड़े प्रखर वक्ता हैं, प्रखर चिंतक हैं, मेहनती आदमी हैं। कह दें कि भाई विश्वकर्मा जी को हम बनाएंगे, देखिए उनकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी नहीं। आज अखिलेश जी कहते हैं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, लोधी बिरादरी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और एक जाटो बिरादरी का मैं बनाता हूँ मुख्यमंत्री, देखिए सत्ता में आ जाएगी नहीं। किसी एक पार्टी में पूरे देश के जो प्रमुख पार्टियां ये प्राविधान कर दिया जाए कि भाई 3 साल 4 साल 5 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहिए, इसके बाद उसी परिवार का, उसी जाति का, उसी प्रांत का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा तो आप भागीदारी सब ले लेंगे ना। भाई हमारे यहाँ पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, फिर विश्वकर्मा जी, फिर अब तमिलनाडु से हो गए, 3 लोग हो गए ना, इसीलिए पूरे देश में हमारे पार्टी का विकास हो गया। चलिए अभी ढांचा ही सही, अभी तो बात ले जा रहे हैं। तो बात कहते कहते ही विचारधारा से ही निर्माण होता है। काशीराम साहब ने बड़ी बात कही थी, बहुजन की बात कही थी। अगर वो बहुजन का राजनीतिक दल बनाते तो आज भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच न होती। तो वही सोच लेकर के हम लोग इस पार्टी की स्थापना किए हैं, इसकी नीतियों को ले जा रहे हैं। न हम लोगों को कोई इसमें कोई ये नहीं है कि हम अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार की बढ़ा रहे हैं, अपने जात के, या विश्वकर्मा जी अपने जात को बढ़ा रहे हैं। हमारे नए अध्यक्ष जी तो तमिलनाडु के क्रिश्चियन समाज के हैं। तो भाई जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बदल दोगे तो आपकी कहाँ व्यक्तिगत महत्व का? भाई हमारे आज बीजेपी में 9 भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप हमारे दलित पिछड़ों में एक पार्टी बना दो कि भूत कहते हैं अरे भाई ये अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। प्रोफेसर साहब सुन लीजिए, मुझे भी हमने आपको धैर्यपूर्वक सुना, सुन लीजिए, हमें भी सुन लीजिए। हाँ, अगर आज बीजेपी में 9 भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक भी पार्टी अपने बीच बता दीजिए जहां भूतपूर्व। 84 में बीएसपी बनी, बहुत लोग कहते हैं बीएसपी से ही क्यों लोग टूटे। बीएसपी से लोग इसलिए टूटे कि आपने बड़ा सपना दिखाया था। मुलायम सिंह को जानते थे, लालू यादव को जानते थे कि ये जातिवादी पार्टियां हैं, उनको जानते थे कि ये कभी किसी को पनपने नहीं, इसलिए उनके साथ सारे लोग नहीं जुड़े। काशीराम साहब पर लोगों ने यकीन किया कि ये बड़ी बात करें, बड़ा सपना दिखा रहे हैं कि बहुजन की राजनीति और दिल्ली का हम हुक्मरान बनाएंगे। लेकिन वही हुआ। अगर उसी समय बसपा में प्राविधान कर दिया जाता कि 5 साल से ज़्यादा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जात बिरादरी का नहीं रहेगा, तो आज क्या बीजेपी होती? कभी कुशवाहा होता, कभी कुर्मी होता, कभी जाटो होता, कभी आदिवासी होता, कभी तमिलनाडु का, कभी मध्य। लोग कहते हैं अरे वो तो वही आदमी समझता है क्यों पार्टी बनाई, वही पार्टी के आइडियोलॉजी को समझता है, वही पार्टी को ईमानदारी से लेकर चलेगा। यानी इसका अर्थ हुआ तुम मर जाओगे तो तुम किसी एक चेला या चेलनी के कान में मंत्र फूकोगे, जैसे पंडित जी फूकते हैं ओम भूर्भुवः या जो भी, तो वही सिर्फ आइडियोलॉजी जानेगा और बाकी सब गधे हैं पूरे देश में। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग आज ये बातें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब चूंकि मंच पर बातें आई तो जवाब देना जरूरी होता है। इसलिए हम कह रहे हैं हम लोगों का सपना है सम्यक पार्टी का एक लोकतांत्रिक पार्टी बनाए। और कुछ लोग कहते हैं अरे पार्टी बना लेने से क्या होगा, लोकतांत्रिक विचारधारा भी अच्छी होनी चाहिए। तो भैया हमारी विचारधारा से कौन अच्छी? हम तो बाबा साहब के सपनों को, बुद्ध के सपनों को हम साकार करना चाहते हैं। हम सबके लिए शिक्षा, सबके लिए रोजगार, जो फंडामेंटल चीजें वो देना चाहते हैं। कोई और चीज जो जोड़ना हो, कोई दृष्टि, दर्शन, विजन, मिशन, तो आपका भी स्वागत है, आप बता दीजिए। अन्यथा 2-3 चीजें, अरे साहब पहले जात समाप्त कर लो,
दूसरा, पहले समाज में चेतना नहीं है, चेतना ही जगा रहे हैं, क्योंकि उनकी तो पार्टी बनी हुई है। भाई बीजेपी बड़ी खराब है, आप बीजेपी को वोट मत दो, बाकी चाहे जानते हैं बीजेपी को नहीं देंगे तो किसको देंगे, हमको देंगे, हमारे राजा रानी बन जाएंगे। अब ये चलने वाला नहीं है। इस देश में पढ़े लिखे लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। आप सभी लोग उच्च शिक्षित लोग हो, और उच्च शिक्षित लोगों का ये कर्तव्य है कि निर्भीक हो करके हम अगर कोई गलत बात कर रहे हैं तो मेरा भी विरोध करें, और देश की राजनीति अगर गलत दिशा में जा रही है तो मजबूती से उसको दिशा देने का इनको काम भी करना चाहिए। तो मैं सभी लोगों का स्वागत, अगर किसी की कुछ भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन ये कहना पड़ेगा, इस पर संवाद भी होना चाहिए, छोटी छोटी गोष्ठियाँ भी होनी चाहिए। सिर्फ भाषण देकर लोगों को नहीं जाना चाहिए, एक दूसरे से तर्क वितर्क भी होना चाहिए, सुना भी जाना चाहिए। आप तो हम सुने, आप मुझे सुनिए, आप मुझसे प्रश्न करिए, मैं आपसे प्रश्न करूँ, तो इस ढंग से। लेकिन ये आज इस मंच नहीं है, ये तो उत्सव का मंच था, बर्थडे का मंच था, इसलिए हम लोगों ने कह दिया, तो शायद इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन हम लोगों की इच्छा है कि अशोक के सपनों का भारत बने, उसी अशोक के सपनों का जो भगवान बुद्ध चाहते थे, उस बाबा साहब चाहते थे स्वतंत्र भारत में, हम लोगों का वही सपना है। और एक लोकतांत्रिक संगठन के माध्यम से हम लोग एक बड़े परिवर्तन का काम करना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।